मैं निशान सर। आज हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी का पहला लेसन का पार्ट बी पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने जाना था कोशिका के बारे में। आज कोशिका के बारे में और विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें कोशिका के विभिन्न घटक शामिल होंगे। उन घटकों में पहला है केंद्रक, फिर है कोशिका झिल्ली, फिर है कोशिका भित्ति, फिर है कोशिका द्रव और फिर कोशिका अंग। एक एक करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले हम केंद्रक में आते हैं। एक कोशिका की संरचना है। कोशिका का जो बीच का भाग होता है ये इसे हम केंद्रक कहते हैं। जो केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। कल हम लोगों ने जाना था कोशिका झिल्ली के अंदर और बाहर पदार्थों का परिवहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में होता है। उसी प्रकार से केंद्रक झिल्ली के अंदर तथा बाहर पदार्थों का परिवहन भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में होता है। जैसे अगर इस केंद्रक को बाहर से ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो बाहर जो ऑक्सीजन उच्च सांद्रता में होगा वो इसके अंदर चला जाएगा और अंदर कोई चीज अगर उच्च सांद्रता में है तो वो आसानी से बाहर निकल जाता है। तो ये था केंद्रक। अब केंद्रक के बारे में और विस्तार से थोड़ा जानेंगे। हम जानते हैं केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। केंद्रक के अंदर एक पदार्थ होता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं और ये जो क्रोमोसोम है कोशिका जब विभाजित होने वाला होता है तो ये क्रोमोसोम छड़ाकार हो जाता है। जैसे अगर ये कोशिका है और ये कोशिका यदि विभाजित होने वाली है तो ये क्रोमोसोम की संरचना ऐसी हो जाएगी। उसके बाद एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित होकर के दो कोशिका का निर्माण करता है। मतलब जब भी कोशिका का विभाजन होने वाला होगा जो क्रोमोसोम है वो छलाकार हो जाएगा। इसके बाद कोशिका का विभाजन होगा और वो क्रोमोसोम केंद्रक सहित दोनों कोशिकाओं में पाया जाएगा। अब क्रोमोसोम जो है वो किस चीज के बने होते हैं? तो क्रोमोसोम राइबोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। जो डीएनए उसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और ये जो डीएनए है यही डीएनए द्वारा आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। जैसे माता पिता के कुछ गुण कुछ लक्षण उनके बच्चों में आते हैं तो गुण या लक्षण इसी डीएनए के माध्यम से उनके बच्चों में स्थानांतरित होते हैं। तो यहाँ तक हम लोग जान चुके कि केंद्रक में केंद्रक झिल्ली होता है जिससे पदार्थों का वहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में होता है। जो केंद्रक है उसमें जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं और डीएनए ही आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण करता है। अब हम जानेंगे जो कोशिका विभाजित नहीं होने वाली होती है उसमें ये क्रोमोसोम किस रूप में होता है। तो जिस कोशिका का विभाजन नहीं होता है उसमें जो क्रोमोसोम है ये क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में होता है। अर्थात जो कोशिका विभाजित होगी उसमें क्रोमोसोम के रूप में होगा और जो कोशिका विभाजित नहीं होगी उसमें एक क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में होगा। केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं दो तरह की होती हैं, यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता और जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। यह आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका। साथ ही साथ जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका अंगक है ये भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। अर्थात इस कोशिका अंगक में कोई भी झिल्ली बाहर से नहीं होती। तो बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक अर्ध विकसित कोशिका है, यूकेरियोटिक पूर्ण विकसित कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका अंगक है उसमें अंगक झिल्ली नहीं पाए जाते। यूकेरियोटिक कोशिका में जो अंगक है उसमें अंगक झिल्ली पाए जाते हैं। तो ये था हमारा केंद्रक का परिचय। अब हम आते हैं कोशिका झिल्ली की ओर।
हमने देखा था कि किसी भी कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक कोशिका की सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत को हम लोग कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं। ये जो कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली पारिगम्य होता है। पारिगम्य का मतलब जिससे होकर के पदार्थ अंदर तथा बाहर आ और जा सकता है। यहाँ भी पदार्थों का वहन जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। यदि कोई पदार्थ बाहर अधिक मात्रा में है, जैसे मान लिया जाए जल, तो कोशिका के अंदर ही उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में आएगा। और यदि कोई पदार्थ अंदर उच्च सांद्रता में है, जैसे मान लिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड, तो अंदर वाला कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जहां पर उसकी सांद्रता निम्न है आसानी से बाहर चला जाएगा। अर्थात जो आपका कोशिका झिल्ली है वो कोशिका झिल्ली पारिगम्य होता है। पारिगम्य होने के कारण यहाँ पदार्थों का वहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में होता है और इस विधि को विसरण कहते हैं। अन्य पदार्थ का गति होगा, जैसे गैस है या फिर अन्य कोई पदार्थ है, तो उस विधि को विसरण बोलेंगे। और वही इसी प्रकार का गति अगर जल के साथ होता है तो उसे परासरण बोलेंगे। अभी कोशिका झिल्ली का और क्या कार्य है, तो कोशिका झिल्ली कोशिका को अन्य कोशिकाओं से या फिर अन्य तरह के पदार्थों से अलग रखने का कार्य भी करता, मतलब कोशिका को एक सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है कोशिका झिल्ली। अब हम लोग आते हैं कोशिका भित्ति पे। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो कोशिका भित्ति है क्या? हमने पढ़ा कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली के बाद एक और परत होती है पादप कोशिका में जो सेल्यूलोज की बनी होती है और इसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ये जो कोशिका भित्ति है ये कोशिका झिल्ली और ये कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों है? इसलिए आवश्यकता है क्योंकि पादप जो है वो एक जगह पर स्थिर होता है, उसे हर मौसम हर तरह की परिस्थिति को झेलना होता है, अर्थात उसे अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, अधिक मजबूती की आवश्यकता होती है। इसी वजह से पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के अलावा एक और परत होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ये जो परत है ये पादपों को दृढ़ता मतलब मजबूती प्रदान करता है, साथ ही पर्यावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों से इसकी रक्षा करता है, जैसे वर्षा से, जैसे हवा से, जैसे धूप से, और पौधा अधिक दिनों तक सुरक्षित रहता है। अब हम आते हैं कोशिका द्रव्य की ओर। हमने देखा कि कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक और सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली है। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो द्रव्य पाए जाते हैं, कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जो द्रव्य अवस्था में उपस्थित होते हैं, इन पदार्थों को ही हम कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर सभी पदार्थों का वहन जलीय अवस्था में होता है, अर्थात कोशिका के अंदर भी जितने भी पदार्थ हैं, जो भी क्रियाकलाप है, सब जलीय अवस्था में ही संपन्न होते हैं। इसलिए यहाँ पर कोशिका द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है। कोशिका द्रव्य इन पदार्थों के वहन में कोशिका की मदद करता है। अब हम आते हैं कोशिका अंगक पे। कोशिका में केंद्रक, सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली और बीच वाला भाग कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य में ही छोटे छोटे कई अंगक पाए जाते हैं जिनसे मिलकर कोशिका का निर्माण होता है। अर्थात कोशिका का निर्माण कोशिका अंगक अर्थात कोशिकांग से मिलकर होता है, और कोशिका के जीवित रहने में ये कोशिका अंगक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कोशिका अंगकों में बहुत सारे अंगक हैं। उदाहरण के लिए जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है जो ऊर्जा प्रदान करता है, गोल्जी उपकरण है जो पदार्थों को संचय करता है, उसे पैक करता है। उसी प्रकार से बहुत सारे अंगक हैं जिनके कार्य हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि उसे जानना बहुत ही अधिक आवश्यक है। ये जो कोशिका का परिचय एक बार हम फिर से देखते हैं।
सबसे पहला था कोशिका केंद्रक। कोशिका के बीच के भाग में एक झिल्ली से घिरा हुआ संरचना होता है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक झिल्ली के माध्यम से पदार्थों का वहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में होता है, और साथ ही साथ जो केंद्रक होता है उसमें क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम जो है वो कोशिका विभाजन के समय छायाकार हो जाता है, और क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण करता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका की सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये भी पदार्थों के वहन में मदद करता, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में पदार्थ का वहन होता है, इसलिए इस झिल्ली को हम पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। साथ ही साथ ये अन्य चीजों को, अन्य शरीर के अंदर अन्य वस्तुओं को कोशिका से अलग करने में मदद करता है। हम कोशिका भित्ति के बारे में जान लेते हैं। कोशिका भित्ति का उत्पादक कोशिका में होता है, और कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज का बना होता है, और ये पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है और मौसम की प्रतिकूल परिस्थिति से इसकी रक्षा करता है। कोशिका द्रव्य, केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में जो भी भाग होते हैं वो कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर पदार्थों के वहन में, स्थानांतरण में मदद करता है। कोशिका अंगक, कोशिका द्रव्य में बहुत सारे छोटे छोटे अंगक पाए जाते हैं जिसे कोशिका अंगक कहते हैं। ये अंगक कोशिका को जीवित रहने में बहुत सारे कार्यों का संपादन करता है, और प्रत्येक अंगक विशेष कार्य को करने में सक्षम होता है।